इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान की बात में बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज किसान की बात लेकर मैं हाजिर हूँ सीमा सती आपके साथ, और मेरे साथ हैं और मैं हूँ अश्विनी कुमार रायपुरिया। कीजिए हमारा नमस्कार। जी, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। और जैसे कि हर बार की तरह एक बहुत ही अच्छा रोचक विषय के साथ हम हाजिर हो जाते हैं, और आज भी कुछ बात होगी किसान की बात कार्यक्रम में हरी फलियों के लिए गवार और लोबिया की खेती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गवार और लोबिया हर घर में बनता है और हर घर में बहुत ही अच्छी तरह से खाया जाता है, और ये जैसे कि विटामिन से भरपूर जो सब्जी है। आज इसी के बारे में चर्चा होगी, और किसान भाई इससे जुड़े कोई भी सवाल होंगे तो ज़रूर हमसे स्टूडियो में सीधे पूछ पाएंगे। और आज हमारे साथ इसी विषय से जुड़े विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गोगराज, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि डॉक्टर साहब, हमारा आज का विषय है हरी फलियों के लिए गवार और लोबिया की खेती। तो गवार और लोबिया की खेती, जैसे कि गवार और लोबिया फली के उसमें आता है और हर घर में मुझे लगता है कि बनाया जाता है। तो आज अगर हम शुरुआत करते हैं, लोबिया और गवार की का क्या महत्व होता है? अगर हम बात करते हैं सेहत की दृष्टि से, अगर हम बात करते हैं किसानों की दृष्टि से, तो इसका क्या महत्व होता है? जी देखिए, गवार और लोबिया दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण फसलें हैं और नकदी फसलें हैं, और ये ऐसी फसलें हैं जो कि किसानों की अगर हम बात करें तो ये किसानों के लिए एक वरदान है दोनों फसलें। क्योंकि ये सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत कम पानी में उगाई जाती है, जहाँ पर शुष्क क्षेत्र होते हैं। जैसे हम बात करें अगर भारत में, तो ये राजस्थान में, कुछ हिस्सों के उत्तर प्रदेश में, और गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, इन क्षेत्रों में ये फसलें लगाई जाती है, दोनों फसलें। तो अगर बात करें ग्वार की, तो लगभग ग्वार का 80% हिस्सा जो पूरे भारत में लगाया जाता है, उसका 80% हिस्सा राजस्थान में ही लगाया जाता है, क्योंकि वहां पर पानी की बहुत कमी होती है। और ये फसल 2 बार लगाई जाती है। तो बारिश के मौसम में जब हम लगाते हैं तो हमें इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसानों के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि अगर बिना पानी के, कम पानी की अगर कोई फसल उनको अच्छी पैदावार देती है, तो किसानों के लिए बहुत अच्छी फसलें हैं दोनों, जिनसे अच्छी उपज भी मिलती है। और अगर हम बात करें पोषक तत्वों के महत्व से, तो ये फसलें हैं प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है दोनों, क्योंकि दोनों दलहनी फसलें हैं, जो लेग्यूमिनेसी जो इसकी फैमिली है कुल, उसमें आती है ये। तो ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। इसके साथ साथ इसमें जो फाइबर होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कैल्शियम भी पाया जाता है इसमें। तो अगर फाइबर अधिक मात्रा में होते हैं तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उसको अच्छे से बना के रखती है। तो ये सलाह दी जाती है कि ये दोनों जो फसलें, इनकी जो फलियां हैं, उनको सब्जी के रूप में प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिनमें कैल्शियम प्रमुख है, कैल्शियम की अच्छा स्रोत है, फास्फोरस भी होता है इसमें, आयरन भी होता है इसमें। इसके अलावा जिंक भी कुछ मात्रा में इन दोनों फसलों में पाया जाता है, जो हमारे शरीर निर्माण के लिए बहुत सहायक होता है। तो इस प्रकार से मानव स्वास्थ्य में भी इसका महत्व है, और इसके अलावा किसानों के लिए भी है। और इसके अलावा तीसरा जो इसका प्रमुख लाभ है, ग्वार की अगर बात करें, तो इससे गम बनाया जाता है, जो गोंद होता है वो इससे बनाया जाता है। और इसके साथ साथ जो पशु होते हैं उनके लिए जो प्रोटीन का स्रोत होता है, चारा बोलते हैं, हरा चारा, तो लोबिया और ग्वार दोनों से हरा चारा भी बनाया जाता है। इसके साथ साथ ग्वार का जो दाना होता है उसको भी दलहन के रूप में बनाकर पशुओं को खिलाया जाता है, जिससे प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा मिलती है, उनकी हड्डियां मजबूत रहती है। तो ये सब महत्व अगर मिलाएं तो इनकी दोनों फसलों का बहुत अच्छा महत्व है, किसानों के लिए भी, खाने वालों के लिए भी, पशुओं के लिए भी। और इसके साथ साथ दोनों फसलें, मैंने बताया था कि लेग्यूमिनेसी कुल की है, तो ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करती है। इसका मतलब है कि इनकी जो गांठें होती है, जड़ें होती है, जिनमें छोटी छोटी गांठें होती है, जो ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको ये मृदा में लाती है। फिर मृदा में लाने से क्या होता है कि इन फसलों को नाइट्रोजन की मात्रा कम चाहिए होती है, और इनके बाद में जब दूसरी फसलें लगाई जाती है उनमें बिना नाइट्रोजन के भी वो अच्छी फसल चल जाती है, और उनका, क्योंकि वो जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाती है ये फसलें। जी, बहुत अच्छा। और जैसे कि आपने बताया कि गवार और लोबिया, कितनी सारी इसमें चीज़ें हैं जो हमारे मल्टीपर्पज़, जैसे कि बहुत बहुत सारे उपयोग में आ सकती हैं, और दोनों ही दलहनी फसलें हैं, प्रोटीन का भी स्रोत हैं, और हरी खाद के रूप में भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं अगर इसकी बुआई के लिए, तो बुआई का क्या ये सही समय है? देखिए, ये बुआई का बिल्कुल अनुकूल समय है, क्योंकि हमें पता है भारत के उत्तर भारत के मैदानी भागों में सब जगह लगभग बारिश हो चुकी है, मानसून की शुरुआत हो चुकी है। तो इनकी बुआई करते हैं, एक तो मानसून जब शुरू हो जाए या जुलाई में, जब अगर सिंचाई की व्यवस्था हो तो, और अगर सिंचाई की व्यवस्था ना हो तो मानसून पे हमें निर्भर रहना पड़ता है। तो ये बुआई के लिए उपयुक्त समय है। अच्छे से खेत की तैयारी करके और पाटा चलाकर उसको समतल करके उस सीड्रिल की सहायता से दोनों फसलों की बुआई आसानी से इस मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा इन दोनों फसलों की बुआई अगर सब्जी के लिए प्रयोग लेते हैं तो ज्यादातर सब्जी के लिए जो काम में लेने वाला जो ग्वार होता है, लोबिया होता है, उसकी बुआई
फरवरी और मार्च के माह में भी की जाती है, परंतु उस समय में सिंचाई की आवश्यकता होती है, पानी की थोड़ी कमी होती है, तो इसलिए किसान भाई कम क्षेत्र में इसको अपनाते हैं। और अभी जो मौसम है बारिश का मौसम, इसमें इसको आसानी से लगाया जाता है। और ग्वार की फसल ऐसी है कि इसको अगर लगा भी देते हैं, फिर भी अगर बारिश हो जाए तो भी इसका जो अंकुरण है बीजों का वो आसानी से हो जाता है, ज्यादा प्रभावित बीजों को ये नहीं करता है। तो ये उचित और सही समय है कि इसकी बुआई की जा सकती है। अच्छी प्रकार से खेत को समतल करके तैयार करके फिर सीड ड्रिल की सहायता से लाइन की दूरी लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर रखें ग्वार और लोबिया में, और पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर रखें। तो इस प्रकार इसकी बुआई अभी कर सकते हैं जी। और आज कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, और आज के विषय में हरी फलियों के लिए गवार और लोबिया की खेती, और इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो डॉक्टर गोगराज जी जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है हमारे बीच मौजूद हैं, और आप हमें फोन कर सकते हैं 2342-1081 और 2342-1083 पे। और अब अगर हम बात करते हैं इसकी किस्मों की, अगर गवार की भी बात करते हैं और लोबिया में, दोनों में अच्छी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं जो हमारे किसान भाई देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जो उन्नत किस्में हैं वो बहुत सारी संस्थानों से उपलब्ध होती है, चाहे वो सरकारी संस्थानें हो, चाहे वो प्राइवेट संस्थानें हो, चाहे वो कोई शॉप हो रजिस्टर्ड, उनसे कोई भी किसान बीज खरीद सकता है। तो जो उन्नत अगर किस्मों की बात करें तो जैसे पूसा संस्थान ने भी कुछ किस्में विकसित की है, जिसमें पूसा सदाबहार है, पूसा नौबहार है, जो गंवार की किस्म है वो किसान भाई ले सकते हैं। इसके अलावा जो RCC है 886 है, और 1002 और 1003 वो किस्में भी किसान भाई ले सकते हैं अगर हम गंवार की बात करें तो। और अगर हम लोबिया की बात करें तो लोबिया के लिए पूसा कोमल है, पूसा सुकोमल है। पूसा जो सुकोमल है उसमें एक बीमारी आती है इनमें लोबिया में, जिसमें वायरस जनित जो बीमारी बोलते हैं, गोल्डन मोजिक वायरस, तो उसके लिए भी किसान भाई पूसा सुकोमल किस्म का चयन करें, और पूसा कोमल भी। इसके अलावा पूसा बरसाती है, पूसा फाल्गुनी है, ये किस्में भी किसान भाई ले सकते हैं। और जो किसान भाई अगर कर्नाटका तेलंगाना वहां लगाना चाहते हैं तो वो हमारे IIHR जो संस्थान है बेंगलोर में, वहां से भी इसके बीज ले सकते हैं किस्मों जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइन पे जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ जी सर, अपना नाम बताइएगा, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, राजेश जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं जी। मेरा सवाल जो है कि ये गवार की फसल हमारे जम्मू कश्मीर में पहाड़ी एरिया में हो सकती है क्या? जी देखिए, अभी हो सकती है, अभी बारिश का मौसम है, ठंड भी नहीं है। ये इसमें दोनों फसलें ऐसी है गंवार और लोबिया जिसको हम ठंड में नहीं लगा सकते, तो ये सही मौसम है कि अभी आप इसमें लगा सकते हैं। बारिश का मौसम है और इस मौसम में आराम से दोनों फसलें हो सकती है। तो राजेश जी, आप गवार की फसल लगा सकते हैं इस मौसम में भी। और एक और हमारे साथ कॉल आ रही है, हम उसे भी ले लेते हैं। हेलो। मैं दिनेश शर्मा बात कर रहा हूँ, वेस्ट यूपी जिला गाजियाबाद से। हाँ दिनेश जी बताइए। मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है, लेकिन आज के प्रोग्राम से थोड़ा अलग है। जी बताइए। डॉक्टर साहब, ये जो PM सूर्य घर जो सोलर पैनल जो लगता है, इसके लिए कहाँ पे कांटेक्ट करें? मैंने इसलिए आपसे एक अलग से हट के सवाल पूछा है सर, बता देंगे आप? जी देखिए, सोलर पैनल अगर आपको लगाना है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें उत्तर भारत में, जब आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, गर्मियों के मौसम में तापमान बढ़ता है, तो उससे हम सोलर पंप से हमारा जो बोरवेल है उसको भी चला सकते हैं। इसके अलावा हमारे घर में जो कूलर है वो चला सकते हैं, AC चला सकते हैं, और बिजली की भी बहुत अच्छी बचत होती है। तो इसके लिए सर मुझे इसके लिए जानकारी चाहिए, क्योंकि मुझे घर में लगवाना है सर। जी इसके लिए देखिए, आपके जो जिला का जो भी कृषि अधिकारी है उससे मिलना पड़ेगा। आप अपने गांव में, पंचायत में या प्रधान लेवल पे आप बात करिए कि हमारे जिले में जो कृषि अधिकारी है वो कौन है, कहाँ पर बैठते हैं, चाहे वो कृषि अधिकारी हो, सहायक कृषि अधिकारी हो या ग्राम सेवक हो, उनसे आप संपर्क करिए, वो आपको बताएंगे। और ये जो आप सोलर लगाना चाहते हैं इसमें सब्सिडी भी मिलती है। अब वो उत्तर प्रदेश में अभी कितनी सब्सिडी है, तो आप सब्सिडी से लगाएंगे तो आपको पैसों की भी बचत होगी। कुछ राज्यों में 50% तक सब्सिडी है, कुछ में 80% तक भी सोलर में सब्सिडी है। तो वो कितनी कैपेसिटी का आप लगाना चाहते हो, तो आप अपने कृषि अधिकारी से बात करिए या सुपरवाइजर से बात करिए। मैंने सुबह एक से बात करी थी, जो है ये तो मुझे पता नहीं है लेकिन किस चीज में है, लेकिन मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि आप जो क्या नाम है रेडियो में प्रोग्राम आता है 2:30 बजे किसान की बात में, उसमें जो अधिकारी आते हैं आप उनसे बात करिए, वे आपको या तो नंबर देंगे या वो आपको बता पाएंगे। नहीं, वो तो सही बात है, उन्होंने कहा है, चलो ठीक है आपको बोल दिया, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, आप अपने जिला कृषि अधिकारी, जिला जो कृषि कार्यालय है ना, कृषि जहाँ पर आप खेती की जानकारियां लेते हो अपने जिले में, जहाँ पर भी, या पंचायत लेवल पे, पंचायत समिति लेवल पे, तहसील लेवल पे, वहां पर आप ऑफिस में जाइए, कहीं भी आपको जाना पड़ेगा। एक बार मेरी बात सुनिए, वहां आप जाएंगे आपको पता लगेगा कि आपका कृषि अधिकारी कौन है, वो आपकी इसमें सहायता कर पाएंगे कि कैसे कैसे हम इसकी सब्सिडी मिलेगी, कैसे इसमें अप्लाई करना पड़ेगा आपको, कितना कैपेसिटी का, सारा डिटेल। जी
थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो कार्यक्रम सुन रहे हैं आपका अपना किसान की बात, और अभी लेते हैं छोटा सा अंतराल। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का, और हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। जामुन मतलब पैदा होते हैं गर्मियों में, क्या उनकी भी कोई उम्र होती है जैसे एक इंसान की उम्र होती है कि इस जी 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 देखिए, हर पेड़ की, हर जीव की, जो भी धरती पे जिस भी जीव ने जन्म लिया है या यहाँ पर आया है धरती पे, उसकी एक उम्र फिक्स होती है। जो आया है वो जाता है, आपको पता है। तो जामुन की भी वैसे ही उम्र होती है। जामुन का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, उसकी अलग अलग किस्में होती है। कुछ किस्में ऐसी होती है जो पुरानी, जिसको बोलते थे बड़े बड़े वृक्ष बन जाते थे, वो 30-30 साल तक खड़े रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं और फल देते रहते हैं, लेकिन उनमें फलन अच्छा नहीं हो पाता है। कुछ नई नई किस्में ऐसी आई है जो बौनी रहती है, आकार में छोटी होती है, लेकिन वो 10 से 12 साल तक फलन देती है, कुछ 15 से 20 साल तक फलन देती है। तो ये निर्भर करता है कि जामुन की कौन सी किस्म आप लगा रहे हैं, उसका पौधा कहाँ से ले रहे हैं, कौन सी किस्म है, ये सब उस पर निर्भर करता है। चलिए हम आते हैं विषय पर, और अभी जो चल रहा है हमारा हरी फलियों के लिए गवार और लोबिया की खेती। और अगर हम बीज उपचार की बात कर लेते हैं तो डॉक्टर साहब किस तरह से बीज उपचार किया जा सकता है? जी देखिए, अगर ग्वार और लोबिया की किसान भाई खेती करना चाहते हैं तो अगर वो रजिस्टर्ड बीज लेते हैं, किसी अच्छे संस्थान से लेते हैं, तो मुख्यतः बीज है वो उपचारित ही मिलता है उनको, चाहे वो फंजीसाइड से उपचारित हो या किसी और दवा से उपचारित हो। लेकिन क्या होता है कि इनमें टीकाकरण भी करते हैं, जो दलहनी फसलें होती है, जिसमें बोलते हैं FIR, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। इन तीनों से इनको ट्रीट करना पड़ता है। तो पहले फंजीसाइड से ट्रीट करते हैं, जिसमें हम बाविस्टीन, थायरम या कैप्टान या कैप्टाप कोई भी दवाई ले लेते हैं, जिसका 2 ग्राम दवा को प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से 2 से 2.5 ग्राम या 3 ग्राम के तक मैक्सिमम दवा लें और उसका सूखा उपचार करें, उसपे सूखा लेप कर लें अच्छे से, बढ़िया से। फिर उसके बाद में इंसेक्टिसाइड्स आते हैं कुछ, जो कि उनकी पौधों की जो जड़ें हैं उनको खाते हैं। और इसके बाद में एक राइजोबियम कल्चर आता है, उससे भी उसका लेप बना लेते हैं। राइजोबियम जो कल्चर होता है उसको पानी में घोल बना के, गुड़ बना के उसके ऊपर पूरा लेप कर लेते हैं, फिर उसको छाया में सुखा देते हैं। जब छाया में सूख जाता है वो 2-3 घंटे बाद, उसके बाद में बीजों की बिजाई करते हैं। तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब बिजाई करते हैं हम और बारिश का मौसम होता है, तो कभी कभी 2-4-5 दिन तक लगातार बारिश अगर नहीं होती है और उमस हो जाती है, ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसकी जड़ों में ऐसी समस्या आती है कि वो गलने लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ या जड़ गलन। तो उसकी रोकथाम के लिए हमें बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, पुष्कर जी बोल रहे हैं? हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा कॉल कट गया। हाँ जी, सवाल कीजिए। मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें ये फसल, मैं भी ये फसल लगाना चाहता हूँ, तो इसमें क्या क्या चीजें हमें इस्तेमाल को, इसमें क्या हम ज्यादा देसी खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हम क्या वो जो अपनी देसी खाद है वो ही डाल सकते हैं या इसके लिए कोई चीजें वैसी? देखिए, आप ग्वार और लोबिया दोनों फसल आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप जम्मू के एरिया में अगर लगा रहे हैं जून में, तो फिर वहाँ क्या होता है, थोड़ा अक्टूबर में जाके ठंड आ जाती है। तो आप बीज के लिए नहीं, अगर सब्जी के लिए लगाना चाहते हैं तो आप आसानी से आराम से लगा सकते हैं। सब्जी की जो ग्वार की फली होती है, लोबिया की फली, आराम से लगा सकते हैं। इसके लिए आपको विशेष खाद की जरूरत नहीं पड़ती है। ये दोनों फसलें ऐसी होती है जिनमें बहुत कम खाद में कम नाइट्रोजन, कम फास्फोरस चाहिए होती है, क्योंकि ये फसलें नाइट्रोजन भूमि में अपने आप ले आती है। इनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती है, जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको भूमि में ये ले आती है, जिससे उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। तो आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से अपनी देसी खाद का प्रयोग करके आप आसानी से ये लगा सकते हैं और आपको एक अच्छा बीज मिल जाए, अच्छा बीज ले लें। आप अपने जो कृषि विश्वविद्यालय शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं अगर गंवार और लोबिया का बीज उपलब्ध है। अदरवाइज आप हमारे पूसा संस्थान से भी बीज ले सकते हैं, लोबिया का ले सकते हैं और लगा सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, तो इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, हमारा सभी, मुझे लगता है कि चारों ओर हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और लगातार फोन पे फोन आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे क्या कर रहा है?
इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत स्वागत। कार्यक्रम किसान की बात और आज विषय हरी फलियों के लिए गवार और लोबिया की खेती। डॉक्टर गोगराज वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे बीच मौजूद है। और डॉक्टर साहब, अब खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। किस तरह से खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं हमारे किसान भाई लोग? जी देखिए, ये जो दोनों फसलें हैं बारिश होने के बाद में लगाई जाती है और हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जब भी बारिश होती है तो पूरी चारों तरफ हरियाली छा जाती है। वैसे ही जो खेत खाली पड़े रहते हैं बहुत दिनों से, गर्मियों की फसल में जब मार्च में गेहूं की कटाई होती है उसके बाद में लगातार खेत खाली पड़े रहते हैं, तो उसके बाद जैसे ही बारिश आती है उसमें खरपतवार आना शुरू हो जाते हैं। और जब हम ग्वार की बिजाई करते हैं, लोबिया की करते हैं, तो हमें खेत को बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। और जब खेत तैयार करके बिजाई करते हैं तो उसके 10 से 15 दिन बाद में बहुत सारे खरपतवार खेत में निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, जिनमें प्रमुख जो खरीफ के मौसम में जो भी खरपतवार होते हैं, चाहे वो मोथा हो या और अन्य खरपतवार हो, चौलाई हो, जंगली चौलाई हो, वो निकलना शुरू हो जाते हैं। और वो इतना निकल जाते हैं कि जो मुख्य फसल है उससे वो प्रतिस्पर्धा करते हैं, उनका न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, उनका जो नमी होती है मिट्टी में वो ले लेते हैं। तो हमारी जो मुख्य फसल है उसका पौधा कमज़ोर हो जाता है। और पौधा कमज़ोर हो जाता है तो वो रोगग्रस्त हो जाता है। रोगग्रस्त होने के बाद में वो उपज भी अच्छे से नहीं दे पाता है। तो इससे क्या होता है कि हमें खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। तो हमें 2 प्रकार से हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। एक तो होती है रासायनिक विधि और एक होती है मैकेनिकल विधि, जिसमें हम निराई गुड़ाई करके खुरपी की सहायता से, जैसे हम किचन गार्डन में करते हैं वैसे हमें मुख्य खेत में खुरपी चलाकर खरपतवारों को निकाल सकते हैं। और जो दूसरी विधि होती है रासायनिक विधि, इसमें क्या करते हैं, हम बिजाई कर दी हमने एक बार, किसी भी किसान भाई ने बिजाई कर दी दोनों फसलों की, बिजाई करने के 2-3 दिन बाद में तुरंत हमें पेंडेमेथिलीन, एक खरपतवारनाशी है पेंडेमेथिलीन, उसकी 1 लीटर दवा को लगभग 200 से 300 लीटर पानी में घोलकर फिर उसका छिड़काव कर देते हैं बिजाई के 2-3 दिन बाद में, मतलब अंकुरण से पहले। तो उससे क्या होता है, शुरुआती जो खरपतवार है वो नहीं आते हैं, तो वो हमारी फसल को नुकसान नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जी। और अगर अब बात करते हैं हम सिंचाई की, तो किस तरह से गवार और लोबिया को सिंचाई की जरूरत है, कितने पानी की जरूरत है और कौन कौन से उर्वरक हम इसमें डाल सकते हैं? जी देखिए, ग्वार और लोबिया की बात करें तो सिंचाई बारिश के मौसम में ये निर्भर करती है कि बरसात हो रही है या नहीं हो रही है, या मृदा में नमी की कितनी मात्रा है। अगर बारिश लगातार हो रही है हर तीसरे चौथे दिन तो हमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बारिश नहीं हो रही है तो हम इसमें 2 से 3 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। जो नमी चाहिए होती है सामान्यतः फसलों को, उतनी नमी इसमें बहुत होती है, क्योंकि ये ऐसी फसलें हैं जो कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में लगाई जाती है, जहाँ पर पानी की बहुत कम मात्रा होती है। तो इनमें बहुत कम पानी से भी इन फसलों को हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और अगर बात करें पोषक तत्वों की और उर्वरकों की, तो इसमें पोषक तत्व जो हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिसमें नाइट्रोजन की 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 25 किलोग्राम पोटास की मात्रा सफिशिएंट होती है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ये नाइट्रोजन भूमि में ऐड करती है, उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है। तो इन फसलों को पोषक तत्व भी कम मात्रा में चाहिए होते हैं, तो वो मिट्टी में हम मिला देते हैं बुआई से पूर्व। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो नाइट्रोजन की बचती है वो खड़ी फसल में जब बारिश होती है, हमें अनुमान हो कि अभी बारिश होगी 1 घंटे में, तो उससे पहले यूरिया या जो DAP जो भी हमारे पास नाइट्रोजन का सोर्स होता है उसको खड़ी फसल में छिड़क देते हैं, जिससे तुरंत बारिश होती है वो घुलकर सीधा जड़ों में चला जाता है और पौधों के द्वारा वो अवशोषित कर लिया जाता है। कितने दिनों में करना चाहिए इसमें गवार लोबिया में सिंचाई? कुछ कि फल आ रहा है या फली आ रही हैं तो कुछ हम लोग कर सकें तो ज़्यादा हमारे लिए बेटर हो। सिंचाई जी, अगर सिंचाई की अगर बात करें तो एक तो हम करें कि जब भी हम
फलियों की तुड़ाई करते हैं उसके 1 दिन पहले सिंचाई करनी चाहिए, जिससे कि फलियां थोड़ी ताज़ा दिखती है और अच्छी रहती है। और जब फलियों की तुड़ाई कर देते हैं उसके 2 दिन बाद में भी हमें सिंचाई करना चाहिए। और बारिश अगर नहीं हो रही है तो कम से कम 3 से 4 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें। पानी का भराव भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इन फसलों में जब पानी इनका अंकुरण हो जाता है और पानी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, पानी का अगर जमाव हो जाता है तो जड़ें गलने लग जाती है, सड़ने लग जाती है और फिर पौधा खत्म हो जाता है। तो इन पौधों को, इन फसलों को पानी बहुत मात्रा में नहीं चाहिए होता है। जी हाँ, तो आज कार्यक्रम से इस विषय पर आज कोई भी सवाल है तो सीधे आप पूछ सकते हैं 23421081 और 23421083 पे। और अब एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। अरे गर्मी से जिया घबराए हो, सैया शिमला घुमाई दो। गर्मी से जिया घबराए हो, सैया शिमला घुमाई दो। शिमला घुमाई दो हो, शिमला घुमाई दो, शिमला घुमाई दो हो, शिमला घुमाई दो। गर्मी से जिया घबराए हो, सैया शिमला पिया गर्मी के मारे, एक कमरी लपिया गर्मी के मारे, गर्मी के मारे हो, गर्मी के मारे। एक कमरी लपिया गर्मी के मारे। चूल्हवाना रोटिया पुआए हो, सैया शिमला घुमाए दो। चूल्हवाना रोटिया पुआए हो, सैया शिमला घुमाए दो। शिमला घुमाए दो हो, शिमला घुमाए दो, शिमला घुमाए दो, शिमला घुमाए दो। गर्मी से जिया घबराए हो, सैया शिमला घुमाए दो। गर्मी से जिया घबराए हो, सैया शिमला घुमाए दो। और सच में गर्मी से तो जिया बहुत घबरा रहा है और हमारा भी बहुत मन कर रहा है घूमने जाने का। और डॉक्टर साहब हम भी घूमने जा रहे हैं आज। जी और चलिए अब घूमते घूमते वापस आ जाते हैं और अब ले लेते हैं एक फोन कॉल। हेलो। हेलो मैडम जी। हाँ जी, अपना नाम बताइएगा और अपना सवाल कीजिएगा। मेरा नाम लाल बच्चन यादव नाम है। हाँ जी, सवाल कीजिए। जिला गोपालगंज है जी। मेरा सवाल ये है कि लौकी का बीज लगाते हैं, पेड़ पे लगाते हैं, तो फूल के सूख के फूल बनता है बहुत अच्छा, मगर थोड़ा थोड़ा कोड़ी होकर वो झड़ जाता है, सूख के गिर जाता है कोड़ी। जी, फूल झड़ जाता है। यादव साहब कितने पौधे लगाते हो आप? छोटे कम 1-2 पौधे, 2-4 पौधे लगाते हो? 2-4 लगा देते हैं, उसमें सेंसिंग होता है। जी देखिए, ये समस्या आती है जब आप कम पौधे लगाते हो, 2 या 3 पौधे या 4 पौधे अपने घर के लिए लगाते हो। इसमें क्या होता है, लौकी का फूल होता है वो सफेद रंग का होता है और दूसरी फसलें होती है जैसे करेला, तोरई, कद्दू, खीरा, उनका फूल होता है पीले रंग का। और लौकी में क्या होता है, जो परागण होता है ना, जो मधुमक्खी बैठती है एक फूल से दूसरे फूल पे, वो सुबह के समय होता है। और लौकी में होता है दोपहर के बाद में, 12 बजे के बाद में। तो मधुमक्खी उस समय बहुत कम हो जाती है दोपहर के समय। तो इसमें क्या होता है, या तो आप पौधे ज्यादा लगाएं, 10-20 पौधे। अगर 2-4 पौधे लगाते हैं तो आप देखते हैं कि 2 प्रकार के फूल बनते हैं। एक होता है जिसपे बिल्कुल भी फल नहीं आता और एक होता है जिसपे छोटा सा फल दिखता है। 12 से 1 बजे के बीच में जिसपे फल नहीं आ रहा वो लो, उसके ऊपर से जो फूल है वो हटाओ, अंदर एक सफेद रंग का थोड़ा पाउडर दिखता है ना, वो मादा फूल होते हैं ना, उसके अंदर एक आपको दिखेगा, एक उसके ऊपर डालना है वो अंदर की साइड में, तो फिर वो लौकी पूरी बन जाएगी, वो परागण हो जाएगा। वो परागण की समस्या हो रही है कम पौधे होने से। जी अच्छा।
जी। और डॉक्टर साहब अब बात कर लेते हैं हम गवार और लोबिया में तुड़ाई कब और कैसे की जा सकती है। बहुत ही कम समय रह गया हमारे पास और फ़ोन तो मुझे लग रहा है आज बहुत आ रहे हैं और हम अब नहीं ले पाएंगे फ़ोन। अब हम बता देते हैं हम आपको, अब फ़ोन्स नहीं ले पाएंगे, फ़ोन अभी भी लगातार आ रहे हैं। अब आप हमें जल्दी से बताइए तुड़ाई कब और कैसे कर सकते हैं। जी देखिए, लोबिया और ग्वार की तुड़ाई लगभग 50 से 60 दिन बाद में दोनों फसलों की तुड़ाई शुरू की जा सकती है। जो तुड़ाई तब करनी चाहिए कि किस्म के अनुरूप फली की लंबाई कितनी हो गई, और विशेषकर फलियां हैं उनमें फाइबर ज्यादा नहीं बनने चाहिए। मतलब उनको अगर तोड़ें तो आसानी से टूट जाए, कटक आवाज आती है ना तोड़ते हैं फली को। और अगर फाइबर बन जाते हैं वो टूटती नहीं है, वो मुड़ जाएगी। ज्यादा पकी हुई कहते हैं, ज्यादा पकी हुई तो वो बाजार में कोई खरीदेगा नहीं। तो सबसे ज्यादा ये ध्यान रखें कि बाजार में जो क्या डिमांड है, कितनी साइज की हो और उसमें फाइबर कम से कम मात्रा में हो, उस स्टेज पर उसको हार्वेस्ट करना चाहिए। और जो तुड़ाई है वो मुख्यतः सुबह के समय करनी चाहिए। जैसे सुबह के समय किया, और तुड़ाई करने के बाद में क्या होता है, किसान फलियों को तोड़ तोड़ के मिट्टी के ऊपर रखता रहता है। जैसे मिट्टी इतनी चिपक जाती है वो कि वो फलियों से उतरती नहीं है। फिर जब बाजार में ले जाते हैं तो उनका मूल्य नहीं मिलता है और वो फलियां सड़ने भी लगती है, खराब होने लगती है। तो उनको किसी प्लास्टिक के कंटेनर पर या प्लास्टिक की जो थैलियां या कोई जो भी प्लास्टिक का कंटेनर उनके ऊपर रखें, और तोड़ने के बाद में उनकी ग्रेडिंग जरूर कर लें, लंबाई के हिसाब से, आकार के हिसाब से, शेप के हिसाब से, उनकी साइज के हिसाब से। जो बीमारी या जिनमें कोई फलियां खराब हो रही उनको जरूर निकाल दें, और उनकी 1-1, 1.5 किलो की जो बंडल बना के या अच्छे से पैकिंग करके फिर बाजार में अगर भेजते हैं तो उसका अच्छा मूल्य मिलता है। जी। और डॉक्टर साहब अब चलते चलते एक सवाल और रहता है कि कीट बीमारियों से कैसे हम जी देखिए, इन दोनों फसलों में वैसे तो कोई कीट और बीमारियां बहुत ज्यादा प्रकोप नहीं होता है, लेकिन एक ब्लाइट आती है, सरकोस्पोरा ब्लाइट बोलते हैं, जिससे पत्तियां मुरझाने लग जाती है, सूखने लगती है। तो उसके लिए किसी भी प्रकार की जो फंजीसाइड है, कार्बनडाजिम है, उनका 2 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दें। और अगर इसकी बात करें लोबिया की, तो एक वायरस जनित बीमारी आती है, उसके लिए भी कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे कर दें। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आज आपने, और आज बहुत अच्छी चर्चा रही, और आपका कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं हमारे सभी किसान भाइयों को कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक देख सकते हैं आप kkbongold@gmail.com पर। तो इसी के साथ मैं सीमा सती और मेरे साथ लेते हैं इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।